गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संघीय सरकार का संघीय संसद से क्या संबंध है इसको जानेंगे, पढ़ेंगे। रिलेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विथ फेडरल पार्लियामेंट। अभी तक हम स्विस संविधान के बारे में, संघीय संसद के बारे में, स्विट्ज़रलैंड के संघीय सरकार के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। संघीय सरकार और संघीय संसद जो स्विट्ज़रलैंड में होती है उसका एक डिफरेंट ढांचा, एक प्रारूप हमने देखा, जो कुछ तो ब्रिटेन की व्यवस्था से मिलता है और कुछ अमेरिका की व्यवस्था से मिलता है, लेकिन फिर भी इसको गणतंत्रात्मक और प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। इसका क्या कारण है? संघीय संसद की विधायिका निर्माण में संघीय सरकार का क्या रोल होता है, इसकी संवैधानिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में क्या अंतर है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये कहा गया है कि संघीय सरकार को स्विस शासन व्यवस्था का एक विलक्षण संस्था कहा जाता है, क्योंकि यह विलक्षणता सर्वाधिक रूप में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद के साथ उनके संबंध में देखी जा सकती है। संघीय सरकार और संघीय संसद का यह पारंपरिक संबंध ना तो पूर्णतया ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अनुरूप है, ना ही अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप है। मतलब ये दोनों का मिले जुले एक समन्वय है। अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को कठोर रूप में अपनाते हुए कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को अमेरिकी संघ की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस से बिल्कुल पृथक रखा गया है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भाग नहीं लेते हैं। परंतु स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था नहीं है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वाद विवाद में भाग लेते हैं और मतदान के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग भी करते हैं। विधियों के तो सभी प्रारूप संघीय सरकार द्वारा निर्मित किए जाते हैं और निजी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत भी किए जाने वाले विधेयक भी सर्वप्रथम संघीय सरकार के पास परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में पहल संघीय सरकार द्वारा ही की जाती है और संघीय सरकार कानून निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। यहाँ पर कार्यपालिका द्वारा कानून के निर्माण के कार्य में भाग लेने की यह प्रवृत्ति ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अनुरूप है, जहाँ पर कार्यपालिका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है कानून निर्माण कार्य में। परंतु इसमें एक अंतर यह भी है कि ब्रिटिश व्यवस्था में यह भिन्न है, क्योंकि ब्रिटेन में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और व्यवस्थापिका में पराजित होने पर उन्हें त्यागपत्र करना होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर कार्यपालिका द्वारा पद त्याग किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लॉवेल ने भी बताया कि स्विस संघीय सरकार का सदस्य एक वकील अथवा वास्तुकार की तरह है, उसका परामर्श लिया जाता है और प्रायः उस पर ध्यान भी दिया जाता है। लेकिन यदि उसका नियोजक उसके परामर्श के विरुद्ध ही कार्य करने की हट कर ले तो वकील तथा वास्तुकार से अपनी वृत्ति छोड़ देने की बात नहीं सोची जाती। वस्तुतः ऐसा करना असंवैधानिक समझा जाता है। ब्रिटेन की कार्यपालिका को जहाँ असंतुष्टि होने पर पदत्याग करना पड़ता है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। अब इसकी हम कुछ चीज़ों में और में देखते हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के पारस्परिक नियंत्रण का जहाँ तक प्रश्न है तो इस संबंध में संवैधानिक स्थिति दूसरे तरीके से और व्यवहारिक दूसरे प्रकार से। ये कैसे है? अगर हम संवैधानिक स्थिति को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो डिफरेंट दिखाई देती है और वास्तविक स्थिति एकदम डिफरेंट है। संवैधानिक स्थिति में हम ये देखते हैं कि संघीय संसद संघीय कार्यपालिका पर एक तरह से नियंत्रण रखती है, लेकिन अगर हम वास्तविक स्थिति में एक्चुअल पोजीशन इसकी देखते हैं तो हमको एकदम डिफरेंट दिखाई देती है। हमें दिखाई देता है कि संघीय कार्यपालिका संघीय संसद पर काफ़ी हावी है और संघीय कार्यपालिका बहुत सारे काम और नियम कानून का निर्माण करती है जो संघीय संसद द्वारा बाद में मान लिए जाते हैं या उसका अनुमोदन दे दिया जाता है। पहले हम इसकी संवैधानिक स्थिति को देखेंगे, फिर वास्तविक स्थिति को देखेंगे। संवैधानिक स्थिति को देखते हुए हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार संघीय संसद में ही राजमंडल की सर्वोच्च सत्ता निहित है। संविधान के अनुसार संघीय सरकार विदेशी मामलों, सशस्त्र बलों, सेनाओं, सार्वजनिक प्रशासन के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो संघीय संसद के पूर्व आदेशानुसार करती है अथवा कार्य कर चुकने के बाद इन पर संघीय संसद का अनुसमर्थन प्राप्त कर लेती है। संघीय संसद संघीय सरकार को संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार देती है और जब चाहे तब उसे वापस ले सकती है। वह प्रस्तावों तथा आदेशों द्वारा संघीय सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। संघीय सरकार के सदस्यों तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी संघीय संसद करती है। संघीय संसद के विघटन की स्थिति में संघीय सरकार का भी विघटन हो जाता है और संघीय सरकार अपने कार्यों का वार्षिक विवरण
संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है। संविधान के इन उपबंधों को, इन नियम कानूनों को देखते हुए ये लगता है कि संघीय सरकार जिन शक्तियों का प्रयोग करती है वो मौलिक रूप से संघीय संसद की है और संघीय सरकार इसका प्रयोग संघीय संसद के एक अभिकर्ता एजेंट के रूप में करती है। जुर्चर ने भी कहा कि स्विस संविधान का सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि कार्यपालिका शासन की एक स्वतंत्र अथवा संयुक्त कोऑर्डिनेट शाखा न होकर संघीय संसद की सेविका है। इसके अलावा डायसी ने भी कहा, संघीय सरकार से आशा की जाती है कि वह संघीय संसद द्वारा निर्धारित नीति को, जो अंतोगत्वा राष्ट्र की ही नीति है, क्रियान्वित करेगी। संघीय सरकार उसी प्रकार से संघीय संसद के आदेशों पर चलती है जिस प्रकार किसी दुकान के गुमास्ते से आशा की जाती है कि वह अपने मालिक की आज्ञाओं का अवश्य ही पालन करेगा। इसके अतिरिक्त हम इसकी वास्तविक स्थिति को देखते हैं जो एक्चुअल पोजीशन को दिखाती है। एक्चुअल पोजीशन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर देखने को मिलता है। जैसे वर्तमान समय में विश्व में लगभग सभी राज्यों में व्यवस्थापिका से कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो गई है और स्विट्जरलैंड भी इसका कोई अपवाद नहीं है। सिद्धांततः संघीय सरकार संघीय संसद की अभिकर्ता मात्र है। मतलब सिद्धांत से दिखता है कि जो संघीय संसद जो नियम कानून का निर्माण करती है, संघीय सरकार उसी का पालन करती है। लेकिन बिहेवियरल रूप में या व्यवहारिक रूप में हम इसको डिफरेंट स्थितियों में देखते हैं। जैसे संघीय सरकार की शक्तियों में पर्याप्त यहाँ पर वृद्धि हुई है, जहाँ जब से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संघीय संसद नियंत्रित होने की बजाय यह संघीय संसद पर नियंत्रण रखने लगी है। अन्य राज्यों के समान स्विट्जरलैंड में भी लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति को अपना लिया गया है। इसके कारण संघीय सरकार के कार्य इतने बढ़ गए हैं कि संघीय संसद अपने अल्प समय और सामान्य योग्यता के आधार पर इन सभी कार्यों पर नियंत्रण रख सकती है। विधायी क्षेत्र में भी स्थिति यही है। संघीय सरकार के सदस्य मत देने के अतिरिक्त कानून निर्माण की समस्त प्रक्रिया में भाग लेते हैं और संघीय संसद की तुलना में परिषद के सदस्यों के अधिक योग्य और अनुभवी होने के कारण कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक सरकार के विवेक के अनुसार ही होता है। संघीय सरकार के सदस्य उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ होते हैं और अनेक बार उनका पुनर्निर्वाचन भी होता रहता है, जैसे कि हम आगे चैप्टर्स में देख चुके हैं। इस लंबी पदावधि के कारण उनकी प्रतिष्ठा और शासन कुशलता बहुत अधिक बढ़ गई है और व्यवहारिक राजनीति में इसका नेतृत्व स्थापित हो गया है। इस तथ्य ने ही प्रशासन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में संघीय संसद की तुलना में संघीय सरकार को और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है। अतः हम देखते हैं कि संघीय संसद ने स्वयं ही अपनी सीमाओं को समझ लिया है। रेपार्ड ने भी इस चीज़ को कहा कि संघीय संसद के संवैधानिक अधिकारों के होते हुए भी आज नेतृत्व स्पष्ट रूप से संघीय सरकार के हाथों में चला गया है। संघीय संसद के संवैधानिक अधिकारों के होते हुए भी आज पूरी तरीके से संघीय सरकार इन नेतृत्व को इस काम को निभा रही है। ब्राइस ने भी कहा कि वैधानिक दृष्टि से व्यवस्थापिका की सेविका होते हुए भी व्यवहार में संघीय सरकार ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के समान और फ्रांस की कुछ मंत्रिपरिषदों से अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। यह प्रतिप्रदर्शक भी है और साधन भी है। इस प्रकार हम दोनों की तुलना करते हुए इनकी स्थितियों को जानते हैं कि संवैधानिक या सैद्धांतिक थ्योरेटिकल बेस कुछ और कहता है, जिसमें संघीय संसद सर्वोच्च है, वो असंघीय सरकार उसकी अभिकर्ता मात्र है। उसके कार्य पालन करने की पालन कैसे कराया जाए, कैसे किया जाए, ये संघीय सरकार करती है, संघीय संसद ऑर्डर देती है। लेकिन वस्तुतः स्थिति में हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में देखते हैं और हम देखते हैं कि संघीय संसद पर संघीय सरकार काफ़ी कुछ हावी होती चली जा रही है। संघीय सरकार का ही नेतृत्व होता है और सरकार कैसे चले, देश कैसे चले, यह संघीय सरकार पर ही मोस्टली निर्भर करता है।